हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को 9th के साइंस बताऊंगा, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 1 चैप्टर 6 के पार्ट 1 कर लिए थे और आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। आप सभी को पता होगा मैं इस सारे चैप्टर को आप लोगों को पार्ट 5 तक, मैंने कि चैप्टर 5 तक खत्म कर दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखिए, सीखिए और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तब आपका कंसेप्ट बन जाएगा एक साइंस में और आपको भी साइंस समझ में आने लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और सारे पार्ट्स को बारी से देखिए, यानी कि ऐसा नहीं जो कोई एक पार्ट पहले देख लीजिए, फिर पाँचवा पार्ट देखते हैं, फिर चौथा पार्ट देखते हैं, फिर तीसरा पार्ट। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे में आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि साइंस क्या होता है तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जब एक सीरियली वाई आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे तभी आपको एक ज्ञान मिल सकेगा, एक कंसेप्ट मिल सकेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और हम आज आप लोगों को चैप्टर 6 यानी कि जिसमें ध्वनि चैप्टर के पार्ट 1 करवा चुके थे, आज ये मेरा पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग, मैंने बताया था आप लोगों को, तो हम आवृत्ति से समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति से समझते हैं क्या होता है आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारे चीज़ को जानेंगे जितने रिलेटेड होंगे आपसे आपके एग्जाम से। तो सबसे पहले हम लोग आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन जानते हैं। और बहुत बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, जो आवृत्ति क्या है लिखे या आवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है, दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। सिंपल सा है, प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में जो दोलन की संख्या होगी या कंपन की संख्या होगी उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति को मेरे प्यारे दोस्तों भी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आवृत्ति को किससे सूचित किया जाता है, तो भी से सूचित किया जाता है। तो भी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1/t टी यानी आवर्तकाल होता है। आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब उसमें ये फॉर्मूला का काम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t। टी क्या है मेरे आवर्तकाल है, ठीक क्या है, तो एक आवर्तकाल है। आवर्तकाल को भी हम लोग आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो आवृत्ति का, अब लोगों आवृत्ति का ऐसा मात्रक समझते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है और ये बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, तो इसे याद कर लेना है आप लोग को। क्या करना है, इसको सारे नोट्स पॉइंट को, जितने भी नोट्स पॉइंट लिखाता हूँ उसको आप लोग को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और जो चैप्टर मैं बताता हूँ उस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है बारीकी से। आप लोग जब धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको सारे नोट्स पॉइंट्स भी समझ में आ जाएंगे और सारे कंसेप्ट बुक के भी समझ में आ जाएंगे और सारे प्रश्न भी बनने लगेंगे आपसे। अब देखिए, अब एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है, एक दोलन या कंपन प्रति सेकंड, ऐसे भी कह सकते हैं, एक दोलन या कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ना, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को तो वही कहा गया, एक हर्ट्ज बराबर एक दोलन या कंपन प्रति सेकंड। तो अब हम समझते हैं आवर्तकाल, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया था, जो T1/t क्या होता है, तो आवर्तकाल होता है, वही हम लोग आप यहाँ पे समझेंगे। टी यानी कि आवर्तकाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ से समझिए, एक पूर्ण दोलन होने में जो हमें समय लगता है ना, दोलन होने में या कंपन के समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। जो एक पूर्ण दोलन होने में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हैं यहाँ से, जो एक पूर्ण दोलन या कंपन के समय को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक पूर्ण दोलन या कंपन के समय को आवर्तकाल कहा जाता है। देखिए, छोटा छोटा डिफिनेशन होता है और आप लोग को यहाँ पे इसे याद रखना होगा। एक पूर्ण दोलन और कह सकते हैं या कंपन के समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कैसे है, मात्र सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ध्वनि की चाल को हम समझते हैं। ध्वनि की चाल क्या होता है, तो किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है, यानी कि कोई भी माध्यम है, चाहे वो द्रव माध्यम हो, ठोस माध्यम हो, गैस माध्यम है, उस माध्यम में जिस गति से ध्वनि या तरंग गमन करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्वनि की चाल कहते हैं मेरे प्यारे। तो यहाँ से देखिए क्या कहा गया, किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे तरंग की चाल कहते हैं, उसे तरंग की चाल कहते हैं। और तरंग की चाल का फॉर्मूला होता है, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। तो तरंग की चाल को हम लोग u से डिनोट करते हैं और आवृत्ति को v से और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v लैम्डा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v लैम्डा। आशा है यहाँ तक समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जब आप लोग बुक को पढ़ेंगे तो सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग ध्वनि की चाल को पढ़ने वाले हैं, जो वायु में कितना होता है, पानी में कितना होता है, ठोस में कितना होता है, सारे चीज़ में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से देखिए, अगर आपसे वायु में ध्वनि की चाल पूछे तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये सब जितना भी मैं आप लोग को लिखाया गया यहाँ पे, उसको सारे को आप लोग याद कर लीजिए। अब याद कर लेते हैं तो क्लास 9th होंगे आप लोग, जो हैं अभी क्लास 10th में जाएंगे, फिर क्लास 11
11th 12th, उसके बाद अगर आप लोग साइंस से पढ़ेंगे 11th 12th तो, और जनरल कंपटीशन में भी जाएंगे तब भी इसमें भी आप लोग को ये सारे का काम आएगा। ये सब पूछा जाता है, जो स्टील में ध्वनि की चाल कितना है, केरोसिन तेल में ध्वनि की चाल कितना है, ये सारी चीज़ पूछा जाए। तो ध्यान से देखिए, वायु में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। जल में, यानी जल में भी 2 प्रकार का जल है इसमें, यहाँ पे देखिए एक जल है आशुद्ध जल में, ठीक है, आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा तो 1483 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों चाल का ऐसा है मात्रा मीटर पर सेकेंड होता है, इसीलिए यहाँ से मीटर पर सेकेंड लगा गया। अब जल, समुद्री जल में कितना हो जाएगा ध्वनि की चाल तो 1522 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लोहा में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा 5130 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। स्टील में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा 5180 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कांच में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो 5000 मीटर पर सेकेंड। पीतल में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा तो 4700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। निकेल में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा तो 4900 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इथेनॉल में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा 1162 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। केरोसिन तेल में ध्वनि की चाल 1333 मीटर पर सेकेंड। अपारा में ध्वनि की चाल 1454 मीटर पर सेकेंड। ये आप सभी को याद रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कि आप लोग को ये वायु का चाल इंपॉर्टेंट है, जल का समुद्री जल, और ये अशुद्ध जल, फिर लोहा का, स्टील का, कांच का, ये सब को याद रखना होगा आप लोग को। उसके बाद केरोसिन का और ये पारा का, आप लोग को इसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत बार एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है और आपको देखने को भी मिलेंगे। आशा है ये ध्वनि की चाल कितना होता है किस में वो समझ में आ गया होगा, और बहुत बार आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाते थे, इससे जरूर ही आप लोग सारे कुछ सोचिए जो याद कर लेना हमें, ठीक है। और याद तभी होगा जब आप लोग इसको 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार लिखिएगा, तब याद हो जाएगा। अब हम लोग पराध्वनिक चाल या सुपरसोनिक स्पीड को समझते हैं। जो सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है, देखिए, जब कोई वस्तु वायु में ध्वनि की चाल से, वायु में जितना ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा चाल से वायु में चलेगा तो वही हो जाएगा पराध्वनिक चाल। यहाँ से देख सकते हैं, जब कोई वस्तु वायु में ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गतिमान होती है तो उसे हम लोग पराध्वनिक चाल कहते हैं। आशा है समझ में आया होगा। अब हम लोग सोनिक बूम को समझते हैं। अब सोनिक बूम क्या होता है, देखिए, आप लोगों ने लड़ाकू विमान सब नेट पे देखे होंगे, इंटरनेट पे, फिर बंदूक से छोड़ी गई गोली को देखे होंगे इत्यादि, बहुधा पराध्वनिक चाल से चलते हैं। ये सब क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बहुत स्पीड में चलते हैं, यानी पराध्वनिक चाल से चलते हैं। वायु के जितना ध्वनि का चाल है उससे भी अधिक चाल से चलते हैं, ठीक है, और तीक्ष्ण एवं प्रबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तीक्ष्ण एवं क्या करते हैं, प्रबल ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जिसे ही हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, सोनिक बूम क्या होता है, लड़ाकू वायुयान, बंदूक से छोड़ी हुई गोली इत्यादि बहुधा पराध्वनिक चाल से चलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में चलते हैं और तीक्ष्ण और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी कि तीक्ष्ण और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आज के पाठ में हम लोग इतना ही करेंगे। ये इतना तक अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा यस या नो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आशा है आपके आज के पाठ में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन, यानी कि तारत्व को समझेंगे, पिच को समझेंगे, जो क्या होता है तारत्व नहीं होता है। तो धन्यवाद, आज के पाठ में इतना ही।